नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। पहले लेक्चर में हम लोग ने आनुवांशिकता क्या होता है और स्थानांतरण, भाषांतरण और प्रतिलेखन की प्रक्रिया जो थी उसके बारे में हम लोग ने पढ़ा था। उसी में एक छोटा सा टॉपिक और है उत्परिवर्तन, उसको पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है उत्क्रांति। तो पहले हम लोग उत्परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, सजीवों में जनकों के कारण ही वे अपने जैसे सजीव का निर्माण करते तथा इसमें से ही कुछ जनुक जैसे कि वैसे अगली पीढ़ी में संक्रमित होते हैं, जिसके कारण माता पिता के कुछ आनुवंशिक गुणधर्म उनकी संतान में आते हैं। सजीव जो होते हैं, सजीव में जो जीन्स होते हैं, जनुक, उनके कारण ही वो अपने जैसा दूसरे सजीव का निर्माण करते हैं। वो जो जीन्स है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, उसके वजह से ही वो एक जैसे सजीव का निर्माण करते हैं, मिलता जुलता सजीवों का निर्माण करते हैं तथा इनमें से ही कुछ जनुक जैसे कि वैसे अगली पीढ़ी में संक्रमित होते हैं, जिसके कारण माता पिता में कुछ आनुवंशिक गुणधर्म संतान में आते हैं। ये जो जनुक होते हैं ये क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जैसे कि वैसे ही क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जैसे कि वैसे ही अगली पीढ़ी में संक्रमित होते हैं, जिसके कारण उनके माता पिता के जो आनुवंशिक गुणधर्म होते हैं, उनकी पिछली पीढ़ी के जो आनुवंशिक गुणधर्म होते हैं वो उनके अंदर आ जाते हैं। परंतु कभी कभी क्या होता है, इनमें अचानक से क्या होता है, परिवर्तन आता है। ये जो जनुक होते हैं उनमें अचानक से परिवर्तन आता है, उसके जनुक का कोई न्यूक्लियोटाइड अचानक अपनी जगह बदल देता है। इसके कारण जो छोटा सा परिवर्तन होता है वह परिवर्तन अर्थात उत्परिवर्तन होता है। जो जनुक होते हैं, न्यूक्लियोटाइड, जनुक का कोई भी न्यूक्लियोटाइड, जो जनुक होते हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड रहते हैं वो क्या करते हैं, अचानक से अपनी जगह जब बदल देते हैं, उसके कारण क्या जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। जैसे कि देखो इधर mRNA का सीरीज़ दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन, गुआनाइन, पूरा सीरीज़ दिया हुआ है। और नीचे देखो ये मूल क्रम है, जो mRNA का है वो मूल क्रम है। और उसके बाद देखो प्रतिस्थापन के बाद क्या हुआ, उसमें चेंजेस क्या है, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, गुआनिन, एडेनिन और थायमिन का जो ये सीरीज है बीच में ग्रुप है, ये क्या हो जाता है, अचानक से अपना जगह क्या करता है, चेंज कर लेता है। क्या करता है, चेंज करता है, चेंज करेगा। उसके जगह पे क्या हो जाएगा, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन, या फिर ये जो है ये यहाँ से थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन हटेगा, उसके जगह पे ये चले जाएगा, या इसके जगह पे ये आ जाएगा। ये जो परिवर्तन होते हैं, अचानक से परिवर्तन होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं। जो कि न्यूक्लियोटाइड, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, इसमें क्या हो जाए, अचानक से चेंजेस आने के कारण क्या होता है, जो परिवर्तन, छोटा परिवर्तन होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन करते हैं। इस परिवर्तन के कारण देखो क्या क्या होता है, उत्परिवर्तन कभी सूक्ष्म तो कभी लक्षणीय होते हैं। उदाहरण, उत्परिवर्तन के कारण सिकल सेल अनीमिया जैसे जनुकीय विकृतियों का निर्माण होता है। उत्परिवर्तन है, इसके कारण जो कभी क्या होते हैं, इसके जो परिवर्तन होता है वो बहुत ही छोटा, बहुत बारीक परिवर्तन होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये बहुत ही लक्षणीय होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे दिया है आपको सिकल सेल अनीमिया, आपके जो लाल ब्लड रहते हैं उसमें आपको कुछ विकृतियाँ आ जाती हैं, और ये एक बीमारी का नाम है, डिसऑर्डर का नाम है, वो आपके अंदर निर्माण हो जाता है। हाँ, उसके कारण क्या होता है, ये लक्षणीय, इसलिए इसको लक्षणीय बोलते हैं। ये क्या होता है, ये ज़्यादा करके बच्चों में पाया जाता है, छोटे बच्चे जो होते हैं वो पाया जाता है। और ये बीमारी ज़्यादा करके अफ्रीका महाद्वीप में ही मिलते हैं, वहीं पे ज़्यादा करके ये पाया जाता है। यह सतत चलने वाली अखंड प्रक्रिया है तथा यह डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का समर्थन करती है। ये जो प्रक्रिया है ये क्या है, सतत चलने वाली प्रक्रिया। और परिवर्तन जो है, परिवर्तन क्या है, सतत चलने, वो रुकने वाली क्रिया नहीं है, वो हमेशा क्या होते रहेगी। और ये क्या करता है, ये जो प्रक्रिया है ये डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को समर्थन करती है। तो डार्विन के प्रकृति के चयन का जो सिद्धांत है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे हमारे बुक में दिया।
तो अभी हम लोग अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है उत्क्रांति। तो उत्क्रांति क्या होता है, कैसे हुआ, क्या होता है, इसके बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ। आप लोगों को पता होगा बंदर से इंसान बने, तो बंदर से इंसान कैसे बने होंगे, क्यों बने होंगे। पहले बंदर कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे। वो फिर इंसान कैसे बने, फिर वो अलग बस्ती बना कर रहने लगे। कैसे रहने लगे इसके बारे में मैं आप लोग को थोड़ा बताता हूँ। बंदर पहले जंगलों में रहते थे। बंदर कैसे चलते थे, चारों पैरों पर चलते थे। जंगल में वो पेड़ों पर रहकर फल फ्रूट जो भी होते थे उनको खाकर क्या करते थे, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते थे। उसके बाद धीरे धीरे जब भी जंगल में फलों की कमी होने लगी या फिर उनको खाना नहीं मिलने लगा, तो बंदरों का दिमाग थोड़ा तेज होता है। ठीक, बाकी जानवरों से बंदरों का दिमाग क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। तो धीरे धीरे सोचने लगे, अपना पेट भरने के लिए वो क्या करने लगे, दूर दूर सफ़र करने लगे। दूर दूर अपनी खाने की खोज के लिए वो जंगल में दूर दूर सफ़र करने लगे। चार पैरों पे चलने पे ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसके लिए वो क्या करते थे, अपने दो पैरों पे ही चलने लगे। वो धीरे धीरे अपने दो पैरों पे चलने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे ऐसे ही धीरे थोड़ा थोड़ा चेंजेस आते आते इंसान बनता है। बंदरों ने क्या किया, अपने भोजन के लिए, अपनी खाने की व्यवस्था करने के लिए अपना दिमाग चलाया और धीरे धीरे वो आगे की सोचने लगे। वो अपने सोच के कारण ही धीरे धीरे क्या हुए, बंदर से इंसानों में परिवर्तन होने लगे। वो पहले फ्रूट्स खाते थे, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे वो लोगों ने अपने अंदर चेंजेस लाया। उसके बाद वो क्या करने लगे, शिकार करने लगे। शिकार करके कच्चा ही शिकार को मांस को खाते थे। फिर धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आए। होमो इरेक्टस जो प्रजाति आई, उन्होंने क्या किया, आग की खोज की। तो वो क्या करने लगे, जो मांस था, मांस को क्या करते थे, वो भून के खाने लगे, आग में भून के खाने लगे। जिससे क्या होता था, उसको खाने के लिए एनर्जी कम लगती थी। जो कि जबड़े में से कच्चा मांस चबाने के लिए आपको पावर ज़्यादा लगेगा, बट अगर वही पका हुआ मांस रहेगा तो उसमें एनर्जी कम लगने लगी। धीरे धीरे ऐसे उन्होंने सोचना शुरू किया। उसके बाद होमो सैपियन, जो कि हम लोग अभी जो हमारी प्रजाति है होमो सैपियन है, उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया और भी बहुत सारे नए नए रिसर्च शोध किए। हाँ, धीरे धीरे ये ऐसे ही आगे बढ़ने लगे और इंसान बनते गए। ये इसमें सडन बहुत ही स्लो प्रोसेस, हजारों करोड़ों सालों से ये धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है बंदर से इंसान बनने में। वही हमारा उत्परिवर्तन है, जो कि सदियों में जो अत्यंत धीमी गति से जो परिवर्तन होते हैं उसी को हम लोग उत्क्रांति कहते हैं, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में देखो दिया हुआ है। उत्क्रांति अर्थात सदियों में अत्यंत धीमी गति से होने वाले क्रमिक परिवर्तन है। यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी एवं सजीवों का विकास साध्य करने की प्रक्रिया है। जो उत्क्रांति है ये क्या है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं और ये क्या है, ये क्रमिक प्रक्रिया। जैसे मैंने बताया आपको, बंदर थे, बंदर से धीरे धीरे वो इंसान बने। ये प्रोसेस हजारों करोड़ों सालों से चलता आ रहा है, अचानक से नहीं हुआ। इसीलिए इसको क्रमिक और बहुत ही धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया कहते हैं। वैसे आगे दिया हुआ है, अंतरिक्ष के ग्रहों तारों से लेकर पृथ्वी पर विद्यमान सजीव सृष्टि में होने वाले परिवर्तन के अनेक चरणों का विचार उत्क्रांति के अध्ययन में करना आवश्यक है। आपको मालूम होगा, ग्रह और तारे वगैरह जो भी हैं हमारे सौरमंडल में हैं, वो भी क्या करते हैं, अपना स्थान चेंज करते रहते हैं। वो अचानक से चेंज होता है क्या, नहीं, कई वर्षों तक चलने घूमने के बाद उनका स्थान धीरे धीरे क्या होता है, उसमें चेंजेस आते हैं। अचानक से कोई चीज़ चेंज नहीं होता है। उत्क्रांति का यही सिद्धांत है कि उसमें धीरे धीरे बहुत ही स्लो परिवर्तन आता है। उसके बाद आगे देखो दिया है, प्राकृतिक चयन की अनुक्रिया के लिए सजीवों में किसी एक वर्ग के विशिष्ट लक्षणों में अनेक पीढ़ियों तक परिवर्तन होने की जिस प्रक्रिया द्वारा अंत में नई प्रजाति का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को उत्क्रांति कहते हैं। तो ये क्या बोला है, किसी एक सजीव वर्ग के, क्या बोला है, प्राकृतिक चयन में किसी एक सजीव वर्ग के विशिष्ट लक्षण क्या होता है, अनेक पीढ़ियों तक परिवर्तन होकर एक नए सजीव का निर्माण करता है, उसी को उत्क्रांति कहते हैं। जैसे देखो, बंदर था, पहले बंदर था, बंदर धीरे धीरे किस में बदला, इंसान में बदला। तो कोई एक सजीव था, उसमें धीरे धीरे उनके लक्षण बदले और वो क्या बन गया, इंसान बन गया। उसी को हम लोग
उत्क्रांति कहते हैं। उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्क्रांति कहते हैं, जो कि नए प्रजाति का निर्माण करता है एक ही सजीव के अलग लक्षण और गुणधर्म से। ठीक है, उसके बाद देखो नीचे दिया है करीब करीब 3.5 अरब वर्ष पूर्व। आप समझ सकते हो 3.5 अरब वर्ष पूर्व मतलब 350 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर किसी प्रकार के सजीवों का अस्तित्व नहीं था। प्रारंभ में अत्यंत सरल तत्व रहे होंगे और उनके जैविक और अजैविक प्रकार से सरल यौगिक बने होंगे। अब इधर क्या दिया है? 350 साल पहले जो हमारी पृथ्वी थी उस पर किसी भी सजीव का अस्तित्व नहीं था। ठीक है, उसके बाद प्रारंभ में क्या रहा होगा? जो उन्होंने अनुमान लगाया है वैज्ञानिकों ने कि प्रारंभ में 350 करोड़ साल पहले क्या होंगे? सरल जो रहेंगे तत्व होंगे और उन तत्वों को मिलकर जो सजीव होंगे और निर्जीव अजीव जो भी हैं, अजैविक और जैविक जो सजीव हैं, वो जो तत्व हैं उनके यौगिक बन के क्या हुआ होगा? यौगिक बने होंगे, जिससे जैविक और अजैविक निर्माण हुए होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो दिया है उनसे धीरे धीरे जटिल जैविक यौगिक जैसे प्रथिन और केंद्रमल निर्माण हुए होंगे। इधर क्या दिया है? इन यौगिक से इनका जो सरल और कठिन जो भी तत्व थे उनके यौगिक से क्या हुए होंगे? धीरे धीरे प्रथिन जो कि प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, प्रोटीन और केंद्रमल अम्ल एसिड जो होता है वो निर्माण हुआ होगा। उन्होंने ऐसा अंदाज़ा लगाया। ऐसे अलग अलग प्रकार के जैविक और अजैविक पदार्थों के मिश्रण से मूल स्वरूप से प्राचीन कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। इसमें ये और बताया गया है कि ये जो अजैविक और जैविक पदार्थ हैं इनके मिश्रण से क्या हुआ था? कोशिका, जिसे हम लोग सेल बोलते हैं, कोशिका का निर्माण हुआ होगा, ऐसा वैज्ञानिक बोलते हैं। हुआ होगा वो लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि उनको भी कंफर्म नहीं मालूम है, वो भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उस समय ऐसा हुआ होगा, इसलिए उन्होंने हुआ होगा का यूज़ बार बार कर रहे हैं। उनको भी कंफर्म नहीं मालूम है कि यही था, इसलिए उन्होंने वो अंदाज़ा लगाया कि ऐसा हुआ होगा। प्रारंभ में आसपास के रसायनों का भक्षण कर उनकी संख्या में वृद्धि होगी। जो स्टार्टिंग थे 350 करोड़ वर्ष पहले क्या होगा? जो रसायन थे उनके भक्षण की जो भी भक्षण करके उनकी संख्या को क्या किया गया होगा? इंक्रीज कर दिए होंगे, उनकी संख्या को बढ़ाया गया है और उससे क्या होगा? भक्षण कर उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। कोशिकाओं में थोड़ा बहुत अंतर तथा प्राकृतिक चयन के सिद्धांत अनुसार कुछ की अच्छी वृद्धि हुई होगी और तो सजीव आसपास की परिस्थिति के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर सके होंगे, उनका विनाश हुआ होगा। क्या दिया इधर पे? भक्षण कर प्रारंभ में क्या बोला है? आसपास के रसायनों को भक्षण कर उनकी संख्या में वृद्धि होगी। और क्या बोला है? जो कोशिका में क्या हुआ रहा होगा? थोड़ा बहुत अंतर तथा प्राकृतिक चयन के सिद्धांत अंतर कुछ अच्छी वृद्धि होगी। क्या बोला उसमें? जो कोशिका थे उस समय 350 करोड़ वर्ष पहले, उन कोशिका में कुछ कोशिका जो हुई रही होंगी उनकी अच्छी वृद्धि हुई होगी और कुछ कोशिकाएं ऐसी होंगी जिसकी वृद्धि अच्छे से नहीं हुई होगी। जो इनकी वृद्धि अच्छे से हुई होगी वो क्या होंगे? प्राकृतिक में सर्वाइव कर पाएंगे, आगे बढ़े होंगे। और जिनकी अच्छी सी वृद्धि नहीं होगी वो कोशिकाओं का क्या हो गया होगा? विनाश हो गया होगा या वो खत्म हो गए होंगे। उसके बाद दिया देखो, आज की तारीख में पृथ्वी तल तथा वनस्पतियों प्राणियों की करोड़ों प्रजातियां, उनके प्रकार जटिल में काफ़ी विविधाएं हैं। सूक्ष्म एक कोशिकीय अमीबा पैरामीशियम से लेकर महाकाय देव मछली तथा उनका विस्तार दिखाई देता है। क्या बोला? आज के तारीख में पृथ्वी क्या बोला है? अभी जो आज की तारीख में देखो, पृथ्वी पर भी पृथ्वी है, ज़मीन पर है, तल में पानी में भी है। क्या है? इन तीनों पे, हवा में हो गया, ज़मीन पे हो गया, पानी में हो गया। इनमें क्या है? सजीवों की क्या बोला है? सजीवों की बहुत सारी प्रजातियां, प्राणियों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। ज़मीन हो गया, पानी में देखो मछली की बहुत सारी प्रजातियां हैं, उसमें कीड़े भी बहुत सारे हैं। वैसे वनस्पतियों की बहुत सारे हजारों प्रजातियां हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर बताया गया कि अभी इस समय पृथ्वी पर क्या है? बहुत सारे प्राणियों की प्रजातियाँ, उसके आकार या जटिलता में काफ़ी विविधता है। जो उनके आकार हैं उनमें बहुत सारी विविधताएं हैं। ठीक है, किसी में बैकबोन जो कि रीढ़ की हड्डी होती है, किसी में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है।
कोई बड़ा बहुत ही विशाल होता है, कोई छोटा होता है, किसी को दांत होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, किसी को छोटे दांत होते हैं, किसी को पूंछ होते हैं, किसी को पूंछ नहीं होते। ऐसे बहुत सारी विविधताएं हैं। कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, कोई बहुत छोटा होता है, ऐसी बहुत सारी विविधताएं हैं। उसका आपको बताया जैसे कि सूक्ष्मइयों एक कोशिकीय अमीबा पैरामीशियम से लेकर क्या बोला है, ये एकदम छोटा बहुत ही सूक्ष्म है, जो कि हम लोग को माइक्रोस्कोप से दिखेगा। इतना है कि हम लोग नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, ये एकदम सूक्ष्म है। से लेकर महाकाय देव मछली, जिसको हम लोग व्हेल मछली बोलते हैं, महाकाय, वो बहुत ही बड़ी होती है, तक उनका विस्तार दिखाई देता है। इतने छोटे से जो कि हम लोग को दिखता नहीं है, वहाँ से लेके देव मछली महाकाय जो कि बहुत बड़ी होती है, इतना विस्तार उनमें दिखाई देता है। वैसे ही वनस्पतियों में एक कोशिकीय क्लोरेला से विस्तीर्ण बड़े बरगद के पेड़ तक अनेक प्रकार की वनस्पतियों की जातियां पृथ्वी पर विद्यमान है। वैसे एक कोशिकीय क्लोरेला जो कि बहुत चीज छोटा है, उससे लेकर बहुत बरगद का पेड़ आप जानते हैं बहुत ही जटिल और बहुत ही बड़ा होता है। ऐसे ही बहुत सारी वनस्पतियां क्या हैं, पृथ्वी पर विद्यमान है। ठीक है, पृथ्वी पर सभी जगह विषुववृत्त रेखा से दोनों ध्रुव पर सजीवों का अस्तित्व दिखाई देता है। पृथ्वी क्या हमारी गोल है, ठीक है। उसके बाद दक्षिणी ध्रुव हो गया, उसके बाद जो हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव हो गया। उस इधर दिया हुआ हमारे दोनों ध्रुव जो हैं उस पे क्या है, सजीवों की बहुत सारी प्रजातियां हैं। ठीक है, विषुवत रेखा कहाँ पर रहती है, हमारा पृथ्वी हो गया। जो बीचों बीच रेखा रहती है उसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। उसके इस तरफ भी, उसके इस तरफ भी, दोनों तरफ क्या है, बहुत सारे सजीवों का अस्तित्व दिखाई देता है। ठीक है, जो विषुवत रेखा उसके दोनों तरफ ही सजीवों का बहुत सारी प्रजातियां दिखाई देती है। हवा, पानी, जमीन, पत्थर, सभी जगहों पर सजीव है। देखो हवा में भी सजीव हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो हैं वो हवा में रहते हैं। उसके बाद पानी में भी बहुत सारे सजीव हैं, मछलियाँ हो गई और बहुत सारी चीज़ें। वैसे ज़मीन पे हो गया प्राणी, बहुत सारी प्रजातियां क्या है फिलहाल अभी अस्तित्व में है। हवा, पानी, जमीन, पत्थर, इन सभी पर सजीव हैं। अति प्राचीन काल में से मानव को इस पृथ्वी पर सजीवों का निर्माण कैसे हुआ या उनमें इतनी विविधता कहाँ से आई होगी, इस विषय में उत्सुकता है। बहुत ही प्राचीन काल से जो हमारे वैज्ञानिक है मनुष्य हैं, उनमें क्या है, बहुत सी उत्सुकता है कि मानव जाति जो है, सजीव जो है, उनका उद्गम कैसे हुआ, इसके बारे में उन्हें जानने की बहुत ही उत्सुकता है। इसीलिए वो बहुत सारी ऐसे खोज कर रहे हैं। ठीक है, सजीवों का उद्गम और विकास से संबंधित विविध उत्पत्ति के सिद्धांत आज प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, सजीव कैसे आए, धरती पर कैसे सजीव आए और उनमें कौन सी विविधता है, इसके ऊपर बहुत सारे क्या हुए उत्पत्ति के सिद्धांत दिए गए हैं, आज तक प्रस्तुत किए गए। इनमें से सजीवों की उत्क्रांति तथा सजीवों के क्रम विकास का सिद्धांत सर्वमान्य है। इन सभी सिद्धांत जो दिए गए उनमें में से जो दिया हुआ है उत्क्रांति अथवा सजीवों का क्रम विकास, यह सिद्धांत सर्वमान्य है कि उनमें क्या होता है, एक क्रमिक जो सजीव होते हैं उसमें धीरे धीरे क्रमिक वे से क्या होता है, उनके अंदर परिवर्तन आए हैं। ये जो सिद्धांत है ये क्या हुआ है, सर्वमान्य हुआ है। ठीक है, तो अभी हम इसके बाद से उत्क्रांति का सिद्धांत क्या होता है, जो कि हम लोग ने इधर पढ़ा था, क्रम विकास, ये सिद्धांत सर्वमान्य है, ये उत्क्रांति का सिद्धांत है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो दिया हुआ है, इस सिद्धांत अनुसार प्रथम सजीव पदार्थ जीव द्रव पृथ्वी पर समुद्र में निर्माण हुआ। इस थ्योरी के हिसाब से उन्होंने बताया है कि जो प्रथम सजीव आया था जिसमें जान थी, वो कहाँ पर निर्माण हुआ था, पहले कहाँ पैदा हुआ, समुद्र में। किधर पैदा हुआ, समुद्र में। कालांतर में अनेक वर्षों के बाद इस जीव द्रव से एक कोशिकीय सजीव का निर्माण हुआ। इस एक कोशिकीय सजीव में क्रम से परिवर्तन और उससे अधिक विकासीय और जटिल सजीव विकसित हुए। क्या हुआ, जो पृथ्वी पर पहला सजीव आया था वो कहाँ निर्माण हुआ था, समुद्र की सतह में। वो कालांतर में उसमें धीरे धीरे चेंजेस आए, उससे वह एक कोशिकीय सजीव का निर्माण हुआ। उसके बाद क्या हुआ, वह एक कोशिकीय सजीव में धीरे धीरे परिवर्तन हुए। उसके बाद अधिक विशाल और जटिल सजीव विकसित हुए। जो सबसे पहली
जो सबसे पहले सजीव इस धरती पर पृथ्वी पर आया वो कहाँ पर आया था? समुद्र में। वह उसके बाद उससे एक कोशिकीय सजीव का निर्माण हुआ। उसके बाद वह धीरे धीरे उसमें क्रमशः परिवर्तन आते गए, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, उससे एक अधिक जटिल और विशाल क्या हुआ? सजीव का निर्माण हुआ। ठीक है, इधर बताया हुआ आपको सजीव का निर्माण हुआ। एक कोशिकीय सजीव में क्रम से परिवर्तन और अधिक विशाल एवं जटिल सजीव विकसित हुए। ये सभी बदलाव धीरे धीरे क्रमवार हो रहे थे और ये जो परिवर्तन हो रहे थे वो धीरे धीरे हो रहे थे, क्योंकि हमारे उत्क्रांति का सिद्धांत ही है कि इसमें परिवर्तन कैसा होता है? बहुत ही स्लोली होता है, बहुत ही धीरे होता है। इस परिवर्तन को आने में कितना समय लगा था? इस विकास की समयावधि में लगभग कितने साल लगे थे? 300 करोड़। तो आप समझ सकते हो कितना धीरे 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 इसमें परिवर्तन हुआ होगा। पूरे 300 करोड़ वर्ष लगे। सजीवों में बदलाव तथा विकास यह सर्वव्यापी और सभी अंगों में होता है तथा इसी से अनेक प्रकार के सजीव अस्तित्व में आते हैं। जो सजीव है उसमें क्या होता है? विकास सर्वव्यापी होता है। हमेशा क्या होता है? उसके हर अंगों का विकास होता है। इससे क्या होता है? नए नए और अनेक सजीवों के प्रकार क्या होते हैं? अस्तित्व में आते हैं। इसी कारण इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्रम विकास अथवा उत्क्रांति का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसको उत्क्रांति क्रम विकास अथवा उत्क्रांति का सिद्धांत क्यों बोला? क्रम विकास क्यों बोला गया है? क्योंकि ये क्या होता है? धीरे धीरे सजीव से एक कोशिकीय से वो क्या होगा? उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, उसके बाद वो अधिक जटिल और विशाल बनेगा। इस प्रोसेस को लगने के लिए कितने? पूरे 300 करोड़ वर्ष लगते हैं। और यह विकास क्या होता है? सभी अंगों का होता है और धीरे धीरे होता है। ठीक है, इसके कारण इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? क्रम विकास अथवा उत्क्रांति कहते हैं। जो घटनात्मक उत्क्रांति है भिन्न रचना तथा कार्य वाले पूर्वजों से वनस्पति तथा प्राणियों का प्रगतिशील विकास ही उत्क्रांति है। ये जो भिन्न रचना, ये क्या होता है? जो ये सिद्धांत क्या बोलता है? इसमें क्या होते हैं? सतत क्या होते हैं? इसके रचना जो है, शेप है, ये क्या होती है? सतत चेंज होती रहती है धीरे धीरे, चाहे वनस्पति हो चाहे सजीव हो, इसमें हमेशा क्या होती है? चेंज होती है। आपको पता है, ये बोलते हैं हाँ, परिवर्तन ही हमारे सृष्टि का क्या है? नियम है। तो परिवर्तन हमेशा होते रहेगा, सब कुछ बदल जाएगा लेकिन चेंजेस होते रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं, वो कभी रुकेगा नहीं, हमेशा चेंजेस होते रहेंगे। होप आप लोग को उत्क्रांति समझा होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग आगे का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो धन्यवाद।